हिस्ट्री का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे कि काफ़ी क्वेश्चन रिपीट भी होते रहते हैं। जो आस्ट क्वेश्चन होते हैं पीसीएस का, वो अन्य पीसीएस जैसे बिहार का है तो यूपी में फिर या फिर उसमें रिपीट भी होते रहते हैं, जैसे यूपी पीसीएस, उत्तराखंड, बिहार पीसीएस एवं अन्य पीसीएस एवं अन्य जनरल कंपटीशन जैसे कि रेलवे, एसएससी बिहार, एसएससी बिहार दरोगा एवं इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल, सारे एग्ज़ाम्स में रिपीट होते रहते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। 1917 के अधिवेशन की अध्यक्षता जो कलकत्ता में हुआ था, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो कौन थी? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट थी। ठीक है। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला अगर पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू थी, जो कि 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और ऐसे अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला या अध्यक्ष पूछा जाए तो एनी बेसेंट, और भारतीय महिला तो सरोजिनी नायडू थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी, जो कि कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था? नहीं, ये बम्बई में हुआ था, मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था 1886 में, ये सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ अधिवेशन 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। लखनऊ पैक्ट 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था, ये सही है। लखनऊ अधिवेशन 1916 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो एसी मजुमदार, अंबिका चरण मजुमदार की अध्यक्षता में हुआ था। तो 2 और 3 सही हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। और ए गलत, क्योंकि ये बम्बई में हुआ था, कलकत्ता में नहीं हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो बांकीपुर बिहार में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ था। इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. माधोलकर ने की थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। 1912 में हुआ था, कहाँ? बांकीपुर बिहार में आर.एन. माधोलकर ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसी अधिवेशन में एओ हुम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। ये तो बहुत बार पूछा जाता है कि जो 1912 में अधिवेशन की अध्यक्षता हुई थी बिहार में, बांकीपुर में, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आर.एन. माधोलकर ने की थी। ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो किस अधिवेशन में कहा था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 के अधिवेशन में कहा था कि ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहा गया था। आगे देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये बार बार रिपीट होते हैं। लखनऊ अधिवेशन 1916 के अधिवेशन में कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ये बार बार रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन वाली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर
विचार कीजिए। तो सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। दूसरा है CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे। CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ये गलत हो जाएगा। तीसरा अल्फ्रेड वेव 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कौन सही है? तो 2 और 4 सही हो जाएगा। 2 और 4। CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे। और 4 अल्फ्रेड वेव 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये सही है। एलन ऑक्टेवियन प्रथम ब्रिटिश नहीं थे, जॉर्ज यूले थे। और सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला नहीं थी, एनी बेसेंट थी। ठीक है, यह ध्यान रखेंगे। कलकत्ता अधिवेशन 1916 में एनी बेसेंट ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो सर सैयद अहमद ने इसके बारे में कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उनके द्वारा ये सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ये सर सैयद अहमद खान ने कहा था। सर सैयद अहमद खान ने। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो ये किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। लॉर्ड कर्जन ने इसके बारे में कहा था। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, किसने कही थी कि कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। ये किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया? आईबी सेन को चुना गया था। आईबी सेन और दूसरा और चौथा हेंसी केलकर और आईबी सेन को चुना गया था। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक बम्बई 1915 में शामिल हुआ था।
लॉर्ड विलियम बेंटिंक बम्बई में 1915 में शामिल हुआ था। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो नागपुर अधिवेशन में भारतीय रियासतों के प्रति कांग्रेस ने अपनी नीति घोषित की थी। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो नागपुर अधिवेशन में की थी। 1920 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने नागपुर अधिवेशन में रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए उनके शासकों से यह मांग की कि प्रजा को पूर्ण उत्तरदायी सरकार दी जाए। उन्नीस सौ 22 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो CR दास, चित्तरंजन दास ने की थी। नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। तिथ्या अनुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए। नीचे दिए हुए कूट का उपयोग कर उनका अपना उत्तर दीजिए। कौन कब अध्यक्षता किए थे? तो सी हो जाएगा। महात्मा गांधी 1924 में, श्रीमती सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन, और जवाहरलाल नेहरू उसके बाद, और उसके बाद वल्लभ भाई पटेल 1931 में अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1931 में, और जवाहरलाल नेहरू 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने, 1925 में कानपुर में सरोजिनी नायडू ने, 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने, और 1936 में भी जवाहरलाल नेहरू लखनऊ अधिवेशन, 1937 में फैजपुर का भी, और पटेल किए थे 1931 में। तो सी हो जाएगा आंसर, सी। 1 4 2 3। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बेलगांव में हुआ था अधिवेशन। 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। ये भी क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते रहते हैं। इसमें PCS में भी या अन्य बिहार दरोगा, बिहार SSC या जनरल कंपटीशन कोई भी होता है वहाँ पूछे जाते रहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी तो 1924 का बेलगांव अधिवेशन जिसका कि महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभाओं के स्थान मिलान करना है तो देखते हैं। डी हो जाएगा आंसर। अबुल कलाम आज़ाद रामगढ़ 1940 की अध्यक्षता की थी। अबुल कलाम आज़ाद रामगढ़ अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू कहाँ? कानपुर 1925 की सरोजिनी नायडू जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ये कानपुर याद रखेंगे तो ये मिलान सही हो जाएगा। क्या? कानपुर सरोजिनी नायडू 1925 की। मोतीलाल नेहरू कहाँ? अमृतसर 1919 की। मोतीलाल नेहरू 1919 अमृतसर अधिवेशन। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ? बम्बई 1934 की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी 1934। यहाँ देख लीजिए मोतीलाल नेहरू अमृतसर 1919 की, सरोजिनी नायडू कानपुर 1925, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई 1934 और अबुल कलाम आज़ाद कहाँ? रामगढ़ 1940 की अध्यक्षता की थी। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू
ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। तो लखनऊ अधिवेशन में बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी लखनऊ अधिवेशन में बताया था। 1936 ईस्वी के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। 1936 के लखनऊ अधिवेशन में। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। ये भी काफी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। कांग्रेस अध्यक्ष और अधिवेशन ये देख लेते हैं कौन कहाँ किए थे। डॉक्टर एम ए अंसारी कहाँ का? मद्रास का। पुरुषोत्तम दास टंडन, सी हो जाएगा आंसर, सी से मिला लेते हैं। डॉक्टर एम ए अंसारी मद्रास का, पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक का, सरोजनी नायडू कानपुर 1925 और सुभाष चंद्र बोस कहाँ? हरिपुरा 1938। ये दोनों याद रखेंगे तो मिलान हो जाएगा। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1938 सुभाष चंद्र बोस, नासिक अधिवेशन 1950 की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन, मद्रास अधिवेशन 1927 की अध्यक्षता डॉक्टर एम ए अंसारी और कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ये कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होते रहते हैं। जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में जन गण मन पहली बार गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1911 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था तो अमृतसर अधिवेशन 1919 में। अमृतसर अधिवेशन 1919 में था जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था तो अमृतसर अधिवेशन 1919 था। उसके बाद तो 1920 में बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो गया था। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो राजा वामबद्ध आंदोलन, राजा वामबद्ध आंदोलन था। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार राजा वामबद्ध आंदोलन इसका पद्धति था नरम दल का। देख लेते हैं, इंग्लिश में देख लेते हैं, इसका ज़्यादा समझ में आएगा। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति राज वामबद्ध आंदोलन मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन था। मतलब संवैधानिक तरीके से ही नरमपंथी जो भी है स्वराज हासिल करना चाहते थे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उदय हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन के कारण। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन के कारण। देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के बंगाल से बाहर प्रसार को लेकर कांग्रेस के उग्रपंथी तथा नरमपंथी धड़ों
के मध्य मतभेद व्याप्त था। गर्मपंथी आंदोलन स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित न रखकर उसे देश के अन्य हिस्सों तक पहुंचाना चाहते थे। वे केवल विदेशी माल के बहिष्कार से ही संतुष्ट नहीं थे, बल्कि वे चाहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत को किसी भी तरह का सहयोग न दिया जाए। स्वदेशी आंदोलन के बाद दोनों गुटों के मध्य मतभेद और गहरा हो गया। परिणाम स्वरूप 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गया। ठीक है। अधिकतर नरमपंथी नेता कौन थे? अधिकतर नरमपंथी नेता शहरी क्षेत्रों से, वकील, पढ़े लिखे लोग, वैसे ही लोग थे नरमपंथी नेता। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? उग्रपंथी गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। उग्रपंथी मतलब गर्मपंथी। उग्रपंथी कौन नहीं थे? गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। ये नरम दल के नेता थे। बाकी उग्रपंथी में उधम सिंह, मदन लाल ढींगरा, ये बाल गंगाधर तिलक। इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं थे। बाकी तो लाल बाल पाल ये तो थे ही, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ये लाल बाल पाल की तिकड़ी ये गर्म दल के नेता थे और ये नहीं थे गोपाल कृष्ण गोखले। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होते हैं। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था कांग्रेस पर, बाल गंगाधर तिलक ने। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई। तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था, बेगिंग इंस्टीट्यूट किसने कहा था? तो तिलक ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था, बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था, तिलक ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रावधान आया, कब आया था? तो 1906 के बाद आया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गर्मपंथियों के प्रावधान आया कब? 1906 के बाद। बंगाल विभाजन के बाद जब जो स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था, तो उसके बाद धीरे धीरे गर्मपंथियों का कांग्रेस पे मजबूत वो हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? कांग्रेस के गर्म दल से अरविंदो घोष थे संबंधित, गर्म दल से, जैसे कि बाल पाल और एक अरविंद घोष भी थे, ये भी गर्म दल के थे। ये तो दादा भाई नौरोजी, एस.एन. बनर्जी और जी.के. गोखले, ये सब नरमपंथ में थे। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो नरम दलीय के तौर पर बाल गंगाधर तिलक, ये गर्म दल के थे, तो इनको नरम दल के तौर पर नहीं जाना जाता था। शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? तो शेरे पंजाब लाला लाजपत राय को कहा जाता है। शेरे पंजाब लाला लाजपत राय को। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? तो लाला लाजपत राय उदारवादी नहीं थे, ये गर्म दल के नेता थे।
लाल पाल की तिकड़ी। निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गृह माना था? तो मैजनी राजनीतिक गुरु किसने माना था? मैजनी को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु मैजनी को माना था। लाला लाजपत राय ने मैजनी को अपना राजनीतिक गुरु माना था। सेशन अगर अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियो का लाभ आप लोग ले सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाया जा सके। निम्नलिखित में से कौन मध्यम मार्गी नहीं था? मध्यम मार्गी कौन नहीं था? तो बाल गंगाधर तिलक नहीं थे। बाकी गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय ये मध्यम मार्गी थे, और बाल गंगाधर तिलक क्या थे? गर्म दल के नेता थे। निम्नलिखित नेताओं में से कौन स्वदेशी के समर्थक थे? तो स्वदेशी के समर्थक कौन थे? तो अरविंद घोष थे, स्वदेशी के समर्थक थे, गर्म दल वाले। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। वैलेंटाइन चिरोल ने उन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता किसने कहा था बाल गंगाधर तिलक को? तो वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। ये भी काफ़ी पूछा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? तो वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय ये अशांति का जनक कहा था। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए, ताकि इस तरह का और भी महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों को बना करके और दिया जाए। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो वी चिरोल ने, वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया है? तो भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा गया वैलेंटाइन चिरोल द्वारा। बीजी तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक सिद्धांत के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो मैक्स मुलर ने कहा था बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो मैक्स मुलर ने कहा था इनके बारे में। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।